गुजरात चुनाव, कम वोटिंग, किसे फायदा और किसे नुकसान? वोटिंग कम हुई है। उम्मीद के मुताबिक जो उम्मीद थी कि गुजराती बाहर निकलेंगे, बम्पर वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब 61%, 60% के आसपास वोटिंग बताया जा रहा है कि हुई है। पिछली दफा 2017 का अगर आंकड़ा खंगाले तो इन्हीं इलाकों में करीब 66% के आसपास वोटिंग हुई थी, और 2012 का अगर जिक्र करें तो 72% के आसपास वोटिंग हुई थी। इसलिए हम कह रहे हैं यह कम मतदान हो सकता है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल कि संकेत क्या है। कम वोटिंग अगर हुई है, एक तरफ दूसरे चरण के लिए पूरी तरह से जान फूंक दी बीजेपी ने, देश के प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, लेकिन पहले चरण में कम वोटिंग क्या संकेत देती है? उम्मीद के मुताबिक वोट नहीं डले। गुजरात में धुआंधार प्रचार चल रहा है और प्रचार हुआ भी पहले चरण के लिए, मगर फिर भी कम मतदान क्यों? यह कम मतदान क्या संकेत देते हैं? वोटिंग प्रतिशत आप देख रहे होंगे, जो इस वक्त हम चला भी रहे हैं कि 79 सीटों पर कहां कहां कितने वोट प्रतिशत। जैसे सूरत लगभग 58%, सुरेंद्रनगर लगभग 61%, तापी लगभग 73%, भावनगर 58%, डांग लगभग 65%, द्वारका लगभग 60%, जामनगर लगभग 53-54%, जूनागढ़ 57%, कच्छ 55%, मोरबी जहां सबकी निगाहें थी क्योंकि मोरबी में हादसा हुआ, उसके बाद क्या वोटिंग होगी, वहां पे भी बताया जा रहा है लगभग 68% के आसपास वोटिंग हुई है। नर्मदा में भी 68%, जबकि पोरबंदर में बहुत कम 54% के आसपास। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि इन्हीं 89 सीटों पर अगर हम आंकड़ा देखें तो बीजेपी को पिछली बार 48 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, लगभग 38 सीटें मिली थी। एनसीपी के खाते में 1 सीट गई थी। और वहीं इसी कम वोटिंग के बीच देश के प्रधानमंत्री 4 घंटे 16 सीट 50 किलोमीटर का एक मेगा रोड शो करते हैं। रोड शो यानी कि अब जहां एक तरफ 79 सीटों पर जनता ने अपना हिसाब बता दिया कि क्या है मन में, ईवीएम में कैद हो गया, लेकिन अब बारी 93 सीटों की है। गुजरात में चुनावी गाली का भी शोर है, सियासी गदर मचा हुआ है, राम रावण। तो आज सवाल यही कि पहले चरण में किसको चोट और किसको वोट? कम फीसदी मतदान कहते हैं क्या? लेकिन पहले आज, क्योंकि रावण का जिक्र काफी दिनों से हो रहा है, खड़गे साहब अपने बयान पर अड़िग हैं, कह रहे जो कहा बिल्कुल सही कहा, और देश के प्रधानमंत्री ने अब गुजराती अस्मिता से इसे जोड़ दिया। पहले 2 बयान आपको सुना रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, कुछ आंकड़ों का भी जिक्र करेंगे। लेकिन पहले देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के बयान को लेकर जो रावण शब्द का इस्तेमाल किया, उसको लेकर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો, બોલો। ભાઈઓ બહેનો, આપણે જાણીએ છીએ કે આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એ રામના અસ્તિત્વને સ્વીકાર નથી કરતી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી અયોધ્યામાં ભગવાન રામ મંદિરને પણ, ભવ્ય રામ મંદિરમાં પણ એનો વિશ્વાસ નથી। આ કોંગ્રેસ પાર્ટી એને તો રામ સેતુ સામે વાંધો, એવી કોંગ્રેસ પાર્ટી મને ગાળો બોલવા માટે
રામાયણમાંથી રાવણને લઈ આવી. બોલો, કોઈ રાવણ કે, કોઈ રાક્ષસ કે, કોઈ કોકરોચ કે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું? ભાઈ, શું તમે મને આવા સંસ્કાર આપ્યા છે? આ કોંગ્રેસ વાળા બોલે જેવા સંસ્કાર આપ્યા છે? આ કોંગ્રેસના લોકોને હવે સુધારવા પડે કે ના સુધારવા પડે? સુધારવાનો રસ્તો કયો? 5મી તારીખ કમળ ઉપર બટન દબાવો. तो गुजराती अस्मिता से जोड़ दिया देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस का बयान। तो ऐसे में क्या कांग्रेस का बयान, खड़गे साहब का बयान, कांग्रेस को मुश्किल में डाल चुका है? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान होने से पहले अब सियासी जंग और तेज होगी। इसके आसार आज ही दिखाई दे गए जब देश के प्रधानमंत्री ने एक लंबा रोड शो किया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमिताभ जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ भूदेव शर्मा जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के युवा चेहरे हैं। कुछ ही देर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन अमिताभ जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा, और ये कुछ तस्वीरों का जिक्र भी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो रोड शो के दौरान दिखाई दी। जब देश के प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे तब उस वक्त आंकड़े आ रहे थे पहले चरण की वोट प्रतिशत के। तो अमिताभ जी, मैं समझना चाहूंगा, आपके अनुभव के लिहाज से बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। ये जो कम वोटिंग हो रही है, क्या संकेत दे रही है गुजरात में? कोई विशेष संकेत नहीं दे रही है। ये माना जा रहा था अब की बार कि ज्यादा वोटिंग होगी, और ज्यादा वोटिंग होगी तो भी भाजपा को ही फायदा होगा। कम वोटिंग से भी भाजपा को कोई बहुत नुकसान तो नहीं होने जा रहा है। वहाँ जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से भाजपा को ही फायदा होने जा रहा है। नहीं, ज्यादा वोटिंग होगी तब भी बीजेपी को फायदा, कम वोटिंग होगी तब भी बीजेपी को फायदा। मैं समझा नहीं। कम वोटिंग जो है वो ये बात जता रही है कि लोग निश्चिंत हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाजपा ही सरकार बना रही है। ज्यादा वोटिंग होने पे ऐसा माना जाता है कि जब बहुत ज्यादा वोटिंग होती है तो जो एंटी इनकम्बेंसी वोट जिसको कहा जाता है, कि जो वर्तमान सरकार होती है उसके खिलाफ जब लोगों के अंदर बहुत गुस्सा होता है तो वो बहुत बड़ी संख्या में बाहर आ सकते हैं कि इनको बाहर करना है। लेकिन अमिताभ जी, क्या वाकई में पिछले काफी चुनावों को अगर हम देखें तो वो ट्रेंड बदला है? जब भी बम्पर वोटिंग हुई है सत्ता पक्ष भी चुनाव जीता है। हाँ, इधर कुछ परिस्थितियां, अब ना वोटों का समीकरण जो है पहले की तरह कैलकुलेशन अगर कोई करने की कोशिश करता है तो वो फेल होता है, लगातार फेल होता है। हाँ। और अभी देखिए कोई वैसा कारण नहीं दिख रहा है। अभी जो बहुत सारे जो हम लोगों ने लोगों से बातचीत वगैरह को देखा है और जिन लोगों ने अनुभव किया है वहाँ पे इलेक्शन के आसपास के इलाकों में लोगों से बातचीत की है, तो उससे बहुत स्पष्ट नजर आया है कि अभी भी ये समुदाय का जो गुजराती समुदाय का एक बड़ा वर्ग जो है वो भाजपा के साथ है। तो जब गुजराती समुदाय का बड़ा वर्ग भाजपा के साथ है तो कहीं पे भी कोई विरोध की बात नहीं उठ रही है। उल्टे इस बार यह बात हो रही है कि कांग्रेस जिस तरीके से इस बार निष्क्रिय रही, एक तरीके से कहिए निष्क्रिय रही, और आपने जितनी मेहनत की है, ये माना जा रहा है कि विपक्षी दल के स्थान के लिए जो है वहां पे संघर्ष चल रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई दूसरे और तीसरे नंबर के लिए हो रही है? दूसरे नंबर के लिए हो रही है। दूसरे नंबर पे तो कांग्रेस है ही। हाँ। जो आप पहुंची है तो वो कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की जगह वो हथिया ले। अच्छा, ये कोशिश अभी देखने को मिल रही है। सरकार बनाने तो का आप दावा ये कह रहे हैं कि ये कम वोटिंग बीजेपी के लिए टेंशन का सबब नहीं है। तो मैं एक बात जानना चाह रहा था, बीजेपी ने तो पूरी जान फूकी ना, कांग्रेस ने नहीं फूकी आपके मुताबिक, तो फिर वोटिंग तो ज्यादा होनी चाहिए थी। और इस बात की क्या गारंटी कि जो बाहर निकले हैं वोटर वो सारे के सारे बीजेपी के? सारे के सारे बीजेपी के तो हो भी नहीं सकते।
जी। लेकिन परसेंटेज उनका ज्यादा है, क्योंकि आज भी दिन भर हम लोगों ने जब जब टुकड़े जहां जहां देखे हैं, लोगों से जो बातचीत हुई है, तो आप जो बातचीत होती है उसमें जो आवाज उठ के आती है ना, उसका परसेंटेज आप देख लीजिए कि 10 लोग जो है भाजपा के बातें कर रहे हैं और उन भाजपा के नीतियों की बात कर रहे हैं, भाजपा की नीतियों की बात कर रहे हैं, और 1 या 2 आदमी कोई दूसरे दलों की नीतियों की बात कर रहा है, तो समझ में आ जाता है। ओके, फाइनली गोपाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। लेकिन पहले भूदेव शर्मा आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई में ये चिंता की बात है कांग्रेस के लिए, जो बात अमिताभ जी समझा रहे हैं कि कम परसेंटेज वोटिंग का मतलब ये है कि बीजेपी ही आ रही है, या बीजेपी के पक्ष में ही कहीं ना कहीं माहौल दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमिताभ जी ने जो बोला वो मुझे लगता है कि इन्होंने मीडिया को देख करके बोला, इनको ग्राउंड पे जाकर के जो देखने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। क्योंकि मैं पिछले 6 महीने से गुजरात में हूँ और 5 तारीख तक मैं गुजरात में ही रहूंगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में जो आक्रोश है वो आज की वोटिंग में देखने को मिला। कैसे देखने को मिला वो मैं आपको बताता हूँ कि कई गांवों में वोटिंग करने का उन्होंने विरोध किया, वोट डालने तक नहीं गए, क्योंकि उन गांवों में आज तक लाइट नहीं है। और मैं आपको कई ऐसी चीजें बताऊंगा, क्योंकि जिस गुजरात मॉडल के नाम पर इन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया, अब कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो बोलते हैं कि दूसरे और तीसरे की लड़ाई है, तो वो तो देखिए मीडिया में लड़ाई थी। आम आदमी पार्टी का प्रचार इसलिए किया जा रहा था कि क्योंकि वो लोगों को बरगलाने का काम करना था कि कांग्रेस तो गई, बीजेपी आप आ गई तो बी पार्टी है वो, अब वो बिल्कुल बैकअप कर चुके हैं जैसे हिमाचल से किया था। तो आम आदमी पार्टी की तो 1-2 सीटें आ जाए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के चुनाव में नहीं, अमिताभ जी कह रहे हैं कि भैया जो वोटर बाहर निकला वो अधिकतर वोटर बीजेपी का था। तिलक जी, मैं पूरी बात बता दूं, उसके बाद आप बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज कट जाती है तो मुझे सुनाई पड़ती है और मेरी आवाज कटेगी तो ना भूदेव जी प्लीज कंटिन्यू, क्योंकि गोपाल जी भी मेरे साथ जुड़ गए, प्लीज कंटिन्यू जल्दी से। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आज गुजरात में जिस तरह से, चाहे वो मोरबी की घटना हो, चाहे वो लट्ठा कांड को लेकर हो, चाहे यहाँ के ड्रग्स को लेकर के जो अडानी पोर्ट से पकड़ा जा रहा है, या बेरोजगारी की समस्या हो, महंगाई को लेकर हो, उस पर लोग बाग खुल करके बोल रहे हैं। जो लोगों के दिल में आज आक्रोश है उसके खिलाफ आज लोगों ने मतदान किया है। तो फिर ये वोटिंग कम क्यों हुई? अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बड़े मुद्दे थे, इन बड़े मुद्दों के आधार पर जनता बाहर निकली, जनता ने सत्ता पक्ष के विरोध में वोट करे, तो फिर इतने वोटिंग कम क्यों हुई? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। तिलक जी, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि देखिए आज ये हालत हो गए हैं कि मैंने क्या कहा था आपके ही चैनल पर डिबेट पे, मैंने कहा था कि ये चुनाव आते आते मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, ये केवल और केवल राम मंदिर पे बात करेंगे, ये लोगों को भावनात्मक रोने का काम करेंगे जो आज मोदी जी ने किया। इन लोगों को, तो आपको क्या जरूरत थी रावण बोलने की? जो समस्या है, आपको क्या जरूरत थी रावण बोलने की? तिलक जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने क्या कभी जनता के सामने आकर के ये रोया कि इस देश के लिए मेरे सर, आपके नेता तो या तो फिर बोल दीजिए कि सिर्फ बयान जो है वो राहुल गांधी का ऑथराइज माना जाएगा, हमारे अध्यक्ष कुछ भी बोलते रहे उसको सीरियसली मत लीजिए। आप या तो ये लोग बोल दीजिए कि भैया हमारे नेता तो सिर्फ राहुल गांधी है, जो वो बोलेंगे वही सत्य होगा, पत्थर की लकीर होगी, अगर खड़गे जी बोलेंगे, अध्यक्ष बोलेंगे कोई हमारे, तो उसको सीरियसली ना ले जनता, या तो ये बोल दीजिए। अरे बिल्कुल, मैंने ये नहीं बोला कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मोदी जी क्या बोलते हैं, आपको पता है क्या? मोदी जी के बयान सुनाइए, पीछे क्या बोलते हैं वो हमारी सोनिया गांधी जी को लेकर के, राहुल गांधी जी को लेकर के। इनके नेता आए दिनों उलूल जुलूल भाषण देते रहते हैं। हमने तो कभी इस बात में, क्योंकि जो जनता के मुद्दे जनता देखेगी, मैं जनता, हमारे नेता कभी जनता के सामने अपने मुद्दे पर आइए। ये कम वोटिंग इस बात की क्या गारंटी कि कांग्रेस के पक्ष में वोट हुआ? लोगों के लिए लड़ सकता है। लॉजिक दीजिए, लॉजिक देखिए भूदेव जी, मैं लॉजिक्स पे बात करता हूं। ये कम वोटिंग का मतलब क्या है? क्यों ये हम मान ले कि भैया कांग्रेस के पक्ष में, वो भी तब आप कह रहे हैं कि भैया इतने मुद्दे थे, जनता घरों से बाहर निकलती ना, फिर तो कम वोटिंग क्यों हुई? देखिए तिलक जी, मैं वही बता रहा हूं कि आज गुजरात ही छोड़िए, मैं आज चलो गुजरात की बात करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही सरकार शासन कर रही है, इससे पहले ये लोगों को डराने का काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग हो रही है और लोग डर करके। भूदेव जी, मैं लॉजिक पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं नहीं, आप वही वाली बात हो गई। चैनल पे बैठ के तिलक जी, मैं पहले भी आपके चैनल पे बोला था कि ये आपके चुनाव आते आते ये मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, केवल लोगों के सामने रोने का भावनात्मक। आप लॉजिकली बात नहीं भूदेव जी, ये नारे तो आप लगा ही रहे ना रैलियों में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब इतने मुद्दे हैं
तो फिर एक के बाद एक इतने मुद्दों के आधार पर आप कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में गए, भले ही मीडिया ने नहीं दिखाया, आप जो दावा कर रहे हैं। सवाल तो मेरा यही है कि जब इतने मुद्दे थे तो कम वोट प्रतिशत क्यों दिखाई दे रहा है? मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, आप सवाल घुमा रहे हैं, आप कह रहे नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस जिंदाबाद। मैं यही बता रहा हूँ ना कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज वो इसलिए हुआ है कि 27 साल के शासन से लोग परेशान हो गए, उनको सरकार से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। गांवों में लोगों के पास, देखिए, ये संसद में खड़े होकर के बोलते हैं कि पूरे देश में रेलवे क्रॉसिंग मुक्त कर दिया गया है, रेलवे ट्रैक को। आज मैं गुजरात में आपको दसों ट्रैक बता सकता हूँ जहाँ अभी भी फाटक लगे रहते हैं, फाटक घंटों घंटों जाम लगा रहता है। सर आप, तो ये मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। पिछले 6 महीने से मैं गुजरात में मैं पूछ रहा हूँ ये महाभारत क्यों चल रही है? आप कह रहे हो कि रावण कौन है? देखिए, देखिए तिलक जी, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के चाहे नेता हो, छोटे नेता, बड़े नेता, सभी लोगों के बीच में गए हैं। लोगों ने बोला है, लोगों का रेस्पॉन्स है। निश्चित तौर पर मैं आपको आज बता के जाता हूं कि 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में बन रही है। ये मैं आपसे आप तो यूपी में भी बोल रहे थे ये बात, फिर बैठूंगा। आप तो उत्तराखंड में भी यही बात बोल रहे थे। नहीं, उत्तराखंड में बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड का जो चुनाव था, जो जनता का मैंडेट था, वो हमको मंजूर था। नहीं मंजूर, तो अब इसके सिवा क्या करोगे? अब इसके सिवा जनता से लड़ाई थोड़ा करोगे आप? मंजूर तो करना पड़ेगा ना। जो आक्रोश है, मंजूर तो मॉडल के नाम पर इन्होंने देश को बरगलाने का काम किया। भूदेव शर्मा जी, भूदेव जी, अब जनता के फैसले को भी क्या, जनता के फैसले को तो सबको सर माथे पर लेना पड़ेगा। अब इसके सिवा क्या? अब जनता से भी लड़ोगे क्या कि वोट क्यों नहीं दिया? हम क्यों लड़ेंगे? ये जनता से लड़ने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो मैं वही तो कह रहा हूं, जब आपने ये बातें और ये वादे किए थे तो फिर वो वादे और दावों के हिसाब से आप देख लीजिए, नतीजे तो कुछ और बताते हैं। 8 तारीख को निश्चित तौर पर नतीजे तिलक जी सामने आएंगे। आप देखना, हम भी देखेंगे, आपके ही चैनल पे बैठेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको कि मोस्ट वेलकम सर। गुजरात की जनता पूरा मन बना चुकी है कि इन लोगों को दिल्ली से खदेड़ के वापस लाना है और घरों में बिठाना है। ठीक, और इसकी शुरुआत गुजरात से हो चुकी है। क्योंकि गुजरात के युवाओं की अब वो हो गया। अब भूदेव जी ज्यादा नहीं, इतना बोलो जितना संभाल पाओ 8 तारीख को। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। मैं आपसे ये बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। प्रवक्ता आपके चैनल पर आने ना मैं आप जो बोल रहे हैं मैं सब रिकॉर्ड कर लूंगा, 8 तारीख को आप ही को सुनाऊंगा अगर बैठोगे तो। बिल्कुल तिलक जी, आपके बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? आप बुलाओगे, हम बैठेंगे। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए, मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए, लेकिन आराम से, ज्यादा नहीं। जो अघोषित प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आपको टीवी पे देखने से नहीं मिलेंगे उस दिन 8 तारीख को। मैं आपको ये भी, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं भूदेव जी आप? आघोषित प्रवक्ता कौन? मैं बिल्कुल मैं ये बताना, अगर उन्होंने अपनी राय रखी, आप उन्हें आघोषित प्रवक्ता घोषित कर रहे हैं? वो 8 तारीख को टीवी पे नजर नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी, अपने अनुभव साझा किया, आप उनको घोषित प्रवक्ता बोल रहे हैं? नहीं, मैंने इनका नाम नहीं लिया, नहीं लिया। मैं तो जनरली बता रहा हूँ कि जो भी अघोषित प्रवक्ता हैं, हाँ, नहीं तो फिर वहीं बोलिए। 1 मिनट, वो भी उस दिन नजर नहीं आएंगे। नहीं, देखिए भूदेव जी, तर्कों पे बात करिए प्लीज, 1 मिनट। जनता परेशान थी, 27 साल शासन को हो गए थे, जनता के जो मुद्दे थे उन पर ये बात नहीं करना चाहते थे, ये सारे मुद्दे ये उठा के लाएंगे। ओहो भूदेव जी प्लीज 1 मिनट। गोपाल शर्मा जी। सर थैंक यू सो मच, इंडिया वॉइस पे आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोपाल जी जी सर, केम छो? मजा मा छो? इतनी आती है मुझे गुजराती मुझे इतनी आती है। ये कम वोटिंग जो हुई है, कोई टेंशन तो नहीं हो रही? नहीं सर, अभी अगर कम वोटिंग हुई है, इसका मतलब वहां की जनता जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है बीजेपी से, मोदी जी से, बीजेपी के शासन से पूरी तरीके से आश्वस्त है। अगर ज्यादा वोटिंग होती तो ये लॉजिकल बात है कि अगर ज्यादा वोटिंग होती तो असंतुष्ट लोग ज्यादा से ज्यादा निकलते, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता वहां पे। नहीं, इतना प्रचार आपने किया, पूरी जान फूंक दी, पूरा दिन रात सब कुछ एक कर दिया, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज कम होना, ये चिंता की बात नहीं है आपके लिए? नहीं सर, ऐसे पूरी जान फूंक देने का मतलब ये नहीं है सर कि वोटिंग परसेंटेज पे इसका कोई इफेक्ट आएगा या क्या आएगा। पूरी जान फूंक देने का मतलब ये होता है, आज दिन में भी कोई सज्जन बोल रहे थे इस बात को कि मोदी जी वहां पे रहे, पूरा हर जगह मोदी जी रहते हैं। इवन खड़गे जी ने ये बात बोली कि एमपी के इलेक्शन में भी, एमएलए के इलेक्शन में भी, उनको ऐसे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि मोदी
उस सेना का सेनापति हैं जो छोटी से छोटी लड़ाई को भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते नहीं, हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लड़िए, सर? बहुत अच्छी बात है। एमसीडी चुनाव जी। में भी प्रचार में उतारिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे बिल्कुल ये सर। पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये कम वोटिंग संकेत क्या देती है, क्यों आपके पक्ष में है? 55% करीबन वोटिंग जो हुई है वो कम वोटिंग नहीं है, देखा जाए तो वो अच्छा। बहुत अच्छी वोटिंग है, और वो पूरे बीजेपी कैडर का वोटिंग है जो पूरी की पूरी तरीके से बीजेपी कैडर के लिए पड़ा है। तो 55% अगर 55% के करीबन वोटिंग जो हो रही है वो कम वोटिंग नहीं मानी जाएगी। नॉर्मल वोटिंग इतनी ही होती है, देखा जाए तो हर स्टेट में ही नॉर्मली। सर, अगर वहां पे असंतुष्ट होते हैं या सर, कुछ होते हैं सर, तो सर, जी। तमाम राज्यों का ट्रेंड देखिएगा आप, लगभग 65 से 70% के आसपास मतदान होता है। जी मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। नहीं वो लेकिन सर अब अभी आज ये पहले चरण का है तो उसमें 55% अगर हुए हैं तो मेरे हिसाब से मतलब हम लोगों के हिसाब से कोई बहुत बुरी वोटिंग नहीं है और अच्छी वोटिंग है। अच्छा, ये बात अच्छी यही वोटिंग है फिर से कि जब असंतुष्ट भी मिल के निकलते हैं और जब कैडर के लोग भी मिल के निकलते हैं तो वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। असंतुष्ट वहां पे कोई है ही नहीं, सब संतुष्ट हैं, तो लोग बागों ने जाके बड़े सुकून से और बड़े इत्मीनान से वहां पे वोट दिया है, क्योंकि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि आना तो बीजेपी को ही है और सब हमारा ठीक चलेगा और बहुत बढ़िया चलेगा जैसा कि पिछले सालों से चल रहा है। ओके, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कम वोटिंग परसेंटेज नहीं है, वोट जो पड़ा वो बीजेपी को ही पड़ा। राइट सर, पूरी तरीके से और बहुत अच्छे इस बार सीट्स भी और ज्यादा ही बहुत बढ़िया ही आएंगी। गोपाल जी, आप ये देख गोपाल जी, लीजिएगा। गोपाल जी, क्योंकि आप पहली बार मेरे साथ चर्चा में आए और मेरी आदत है मैं आंकड़ों के साथ बैठता हूं। सर साल 2017 में, क्योंकि संजीव निगम भी जुड़ गए हैं फाइनली आम आदमी पार्टी की तरफ से, निगम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 2017 में, साल 2017 में इन्हीं इलाकों में लगभग 66% के आसपास मतदान हुआ। जी 2012 में इन्हीं इलाकों में लगभग 72% के आसपास मतदान हुआ। जी ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कम मतदान संकेत क्या देते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बात आपकी बिल्कुल सही है सर कि उस टाइम जो मतदान हुए वो हायर एंड पे गए होंगे, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बार मतदाता, ये कहना कि मतदाता नहीं निकले तो इससे बीजेपी को हानि होने वाली है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। ये पूरी तरीके से गलत है और पूरी तरीके से भ्रामक न्यूज है इसमें। नहीं, भ्रामक न्यूज नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा था कि बीजेपी को, अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया हम लोग पन्ना प्रमुख बना के चुनाव लड़ते हैं तो पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी ये भी होती है कि घर से ले आओ भैया अपना वोटर, कि नहीं? सर हरे देखिए, पन्ना प्रमुख तक अगर जो बात जाती है वो एक पार्टी स्ट्रेटेजी है जो कि हर एक आदमी को तो गुजरात में पन्ना प्रमुख बनाए कि नहीं सर? हेलो सर, गुजरात में पन्ना प्रमुख बनाए नहीं क्या? नहीं सर, क्यों नहीं बने होंगे, वो पूरी स्ट्रेटेजी पार्टी की स्ट्रेटेजी है, तो पार्टी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चल रहा है। और हम लोग पूरी तरीके, बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हम लोग जो है पूरी तरीके से वहां पे दोबारा से फिर से गवर्नमेंट बना रहे हैं और पूरी तरीके से हम लोग वहां पे ये बड़ी, अमिताभ जी, बड़ी दिलचस्प स्थिति आ गई, क्योंकि अभी मैं कुछ और आंकड़ों का भी जिक्र करूंगा। कांग्रेस कह रही है कम वोटिंग का मतलब यह है कि कांग्रेस के पक्ष में, बीजेपी कह रही है कि कम वोटिंग का मतलब यह है कि भैया हमारे पक्ष में। अब किसके पक्ष में यह नहीं समझ में आ रहा, यह तो पता चलेगा 8 तारीख को, लेकिन ये दोनों ही दावे कर रहे हैं कि ये जो वोटर निकले हैं वो हमारे ही निकले हैं। अब कांग्रेस का तो अब कह नहीं सकते सर। सामान्य गणित तो यही कहता है कि जब जनता को सरकार बदलनी होती है तो वो पूरे जोर शोर से आती है, बड़ी संख्या में आती है। तो अगर वो सामान्य गणित है वो यही कहता है कि लोग निश्चिंत हैं और भाजपा को ही ज्यादा वोट जाएगा। एग्जैक्टली सर, और मेहनत करनी चाहिए थी, अगर वो जनता को बाहर निकाल पाने में सफल होती ज्यादा से ज्यादा संख्या। भूदेव जी मुस्कुरा रहे हैं। भूदेव जी, क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद संजीव निगम जी आपके पास आ रहा हूँ। ये बात कहती तिलक जी, इनके मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर में घुस चुके हैं, आप आश्वस्त हो जाइए। और देखिए कि इतनी बड़ी देश का प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु बनने वाले हैं, उनकी ये हालत हो गई है कि वो गुजरात में टिके हुए डोर टू डोर प्रचार करने के लिए मजबूर हैं।
लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप नहीं तो वोटिंग आप कीजिए, क्यों नहीं उसके कर रहे बाद सर? जब आपको किसी कम ने रोका? परसेंटेज- आप उतार देते राहुल गांधी जी को प्रचार में, किसी ने रोका था क्या आपको? अरे हमारे नेता राहुल गांधी जी आए, नहीं, आपके नेता साहब, आपके नेता कोई मेरी सुनिए, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने आप में नेता है और हर कार्यकर्ता हर किसी के पास गया है, घर घर तक गया है। तो अब आप ये देखिए कि भूदेव देश का शर्मा देखिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, नेता एक इनके ना 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 मुख्यमंत्री ना 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 सब गलत इतने बात, डरे गलत हुए ना ना हैं ना कि ये ऐसे नहीं, इतना मत बार-बार छोड़ो। बोल रहे हैं नेता अपनी एक ही सभाओं होता में है, जाकर के। नेता एक ही होता है जिसके आह्वान पर पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो जाती है ना? ये मत बोलो कि भैया हम राहुल गांधी हैं। सुनिए, आज देश, आज ये मत बोलो राहुल गांधी आज हूं मैं। देश को जरूरत है, आज देश के पूरे देश के लिए राहुल गांधी इनसे लड़ ये रहे हैं। पूछिए सर, आज इनसे ये जो पूछिए यात्रा कि निकाल अगर रहे ये हैं, इसके हर लिए पार्टी ये का लोग- कार्यकर्ता इनमें नेता था, बौखलाहट मच चुकी है। उस टाइम ये लोग डर जवाहरलाल गए हैं। नेहरू से लेकर और इंदिरा जी के गुणगान आज तक क्यों करते रहते हैं? क्यों नहीं एक कार्यकर्ताओं के नाम लेते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी के गुणगान आज तक करते हैं ये लोग, इंदिरा गांधी जी को आज तक गायब करते हैं ये लोग। एक बार इन्होंने नारा तक दिया था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा गांधी की मालाएं जपा करते थे क्योंकि उन्हीं के बूते पे आगे बढ़ रहे थे, ये लड़ते रहते थे। आज मोदी जी अगर वहां पे आके चुनाव मैदान में डटे हुए हैं तो इनको परेशानी हो रही है पूरी तरीके से। नहीं, हमें परेशानी नहीं हो रही है, हम तो केवल और- जनता के मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। जनता के मुद्दों पे बात ही वहां पे हो रही है, जनता के मुद्दों पे पर लेकर के पिछले आप क्यों 27 बात साल नहीं से करते हो? जनता के मुद्दों आपने पे ही वहां महंगाई पे को लेकर सरकार के, बनी हुई है मोदी को सर। लेकर के, लट्ठाकांड को लेकर के, गुजरात की सड़कों को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के अब ठीक है, वहां नारे लगाइए। भूदेव जी एक मिनट, निगम जी जुड़ गए जिनका आप इंतजार कर रहे थे। निगम जी मेरी आवाज आ रही है आपको? निगम जी प्लीज, निगम जी का ऑडियो। हाँ जी, हाँ जी निगम जी, भूदेव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, ना जाने पता नहीं क्या क्या बोले आम आदमी पार्टी के बारे में। हाँ, आप लेट जुड़े, मैं बता देता हूं। वो ये कह रहे थे कि इनका बोरिया बिस्तरा बिल्कुल जो मिशन पे आए थे वो कंप्लीट हुआ, अब ये वापस घर जा चुके हैं क्योंकि ये चाह रहे थे कि कांग्रेस का वोट काटेंगे और पहले चरण में स्थिति साफ है, आप बिल्कुल साफ है। देखिए चावला जी, हम काटते नहीं है, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं। जी आवाज नहीं आ रही। तो हमने वहाँ के लोगों को जो आम आदमी पार्टी से जोड़ना चाह रहे थे, जिन्होंने भरोसा व्यक्त किया है, तो हम उन लोगों को जोड़ा है, हमने किसी को काटा वाटा नहीं है। तो इस तरीके की बातें भूदेव जी को करने की आजादी है, वो कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में तो ये देख ही रहे इतने दिनों से नहीं, इतनी कम वोटिंग हुई तो ये तो खतरे की घंटी है कि नहीं आपके लिए? ये तो काफी दिनों से इस तरीके का चल रहा है, पहले भी होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। इस तरीके की आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी निगम जी। हाँ, तो इस तरीके की समस्या, इस तरीके की, ठीक है, वो कोई बात नहीं है, वो जो भी है वो जनता के हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में है नहीं। जितना पार्टियां कर सकती थी उन्होंने अपने प्रयास से किया, अब वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, या जो भी। आप ऐसी बातें क्यों, मनोबल क्यों गिरा रहे हैं अपना? मनोबल मत गिराइए निगम जी। गलत बात, हमारा मनोबल बिल्कुल नहीं गिरा है। नहीं, आप ऐसी बात करें तो जनता के हाथ में है, जनता ही तय करेगी किसको देना है वोट, वो जनता बताएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ चुनाव आयोग जो है इस तरीके का, वो क्या अपील करता है, चुनाव आयोग ने कैसी व्यवस्था की है, किस तरीके का काम किया है, तो ठीक है कि वोटिंग परसेंटेज अब ज्यादा से ज्यादा हो, ये चुनाव आयोग की भी। आज मुझे ये बताइए ना निगम जी, ये कम वोटिंग क्या संकेत देती है? नहीं, देखिए अब जो भी संकेत है वो अपनी जगह है, लेकिन हमने जो हमारे आम आदमी पार्टी के मुखिया ने लिख करके आपको दे दिया है क्या? तो अगर अरे आपको नहीं पता, लिख करके दे दिया गुजरात 180 सीट ला रहे हो 182 में से, सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो उसे वो हमारे लिए नहीं कम हुआ है, हाँ हमारे लिए नहीं कम हुआ है, हाँ। खाली इसके वो नहीं है, ये जो है जो दूसरी पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उसको भी जाएगा। हाँ। ठीक है, किस तरीके से आप तो इस बात की क्या गारंटी कि कांग्रेस कोई नुकसान होगा? नुकसान और फायदा अलग बात है। कांग्रेस के बात तो मैं नहीं समझता हूँ, कांग्रेस कि कोई भी लीडर, अभी 2-3 दिन पहले खड़गे साहब जरूर गए थे गुजरात में, और तो कोई इनका नेता गया भी नहीं कि कांग्रेस में जाकर के किसी ने प्रचार किया, तो खाना पूरी कर रहे हैं इन्होंने। अब दिल्ली में आपके सामने है, दिल्ली में आपने देखा, बताइए, दिल्ली में तो कांग्रेस जब से शीला जी गई उसके बाद से तो 8 सीटें आई थी एक बार, उसके बाद 0-0 चल रहा है। अब ऐसा मत बोलिए, कहीं इनकी जरूरत पड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, देखिए वो
बात कह रहे हैं, वो पहले जब दिल्ली में आई थी 28 सीटें हमारी, हाँ, तो अब हमने वो बाहर से सपोर्ट जनता मुझे एक काम करिए निगम जी, एक व्हाइट पेपर पे आप लिख के दीजिए कितनी सीटें। आपके नेता ने लिख दी, लेकिन आप भी लिख के दे दीजिए। मैं ना रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मेरी आदत है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। 8 तारीख को दिखाऊंगा आपको। नेता ने लिखी है, नेता ने लिखी है वही लिख दीजिए आप, व्हाइट पेपर पे लिख दीजिए। मुझे आप कह रहे हो लिख दीजिए। हाँ उन्होंने लिख दिया है, तो बस वही बात है, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। मुझे कोई अलग से नहीं आकलन है, अलग से नहीं कुछ करना है। हाँ। हमने तो जो है अलग से करने की आवश्यकता भी नहीं है। अमिताभ जी तो कह रहे थे कि दूसरे नंबर की लड़ाई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में। ये कहना इनका अधिकार है। ये तो बड़े बड़े जो पॉलिटिकल पंडित हुआ करते हैं, जो राजनीति के जो वो क्या कहते हैं, कोई भी नई पार्टी आती है तो पहली बार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आती है, दूसरी बार विपक्ष में बैठने के लिए आती है, और तीसरी बार कहीं जाकर के आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक है, हाँ। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है। ये सारे फार्मूले सब बेईमानी है। आप ईमानदारी से, अच्छी नीयत से अगर आप काम करना चाहते हो तो ये इनका कोई मतलब नहीं। आप जनता के लिए काम करिए ईमानदारी से। अच्छा भाई, अच्छा, सुनने में आया कि केजरीवाल जी ने कहा है कि हिंदू हूं इसलिए हिंदुत्व की बात करता हूं। मैं समझा नहीं। नहीं वो ठीक है, हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू केजरीवाल साहब भी है। ओहो, हिंदू तो मैं भी हूँ, फिर इसका मतलब क्या है? आप भी है, लेकिन ये देश मेरा तो नाम भी तिलक है। फिर देखिए वो अपनी जगह है, लेकिन ये देश सबका है। नहीं, देश सबका है तो ये बोलने की क्या जरूरत कि मैं हिंदू हूं इसलिए हिंदुत्व की बात करता हूँ। नहीं, ठीक है, हिंदू है तो बताया गया, तो उसमें कोई तो मतलब बता के कि मैं हिंदू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं हिंदू इसलिए मुझे वोट करो। नहीं वो मतलब आप निकालते रहे, जो आइडेंटिटी किसी की होती हाँ, है। मतलब तीर आप छोड़ दिए, मतलब हम निकालें। मेरा नाम संजीव निगम है तो मैं तो यही बोलूंगा ना। नहीं तो मेरा नाम तिलक चावला है तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं हिंदू हूं इसलिए मेरा नाम तिलक है। नहीं भाई, देखिए नाम तो तमाम नाम से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आजकल। हाँ, तो बताना पड़ता है। केजरीवाल का मतलब बनिया होता है, सब लोग जो है केजरीवाल का मतलब बनिया होता है, ये भी बताना पड़ता है। यही कह रहे हो ना आप? वो ठीक है, वो अपनी जगह है। हम हालांकि इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं। तो अच्छा, तभी आप दिल्ली चुनाव में बताते हो कि मैं अग्रवाल हूं, है ना? ठीक है, कहीं पर चर्चा हो गई, किसी ने पूछ लिया तो उसे बताने में कोई गुनाह भी नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया सर। पूछ लिया, ना बहुत बढ़िया सर। कोई गुनाह नहीं है। ओके, मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार कुछ तस्वीरें भी आई हैं और कुछ दिलचस्प तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीर जो अभी लेटेस्ट आई है और उसी तस्वीर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ने के भी आसार हैं। क्या है वो तस्वीरें, और साथ ही साथ बात होगी 2007-2002 वोट प्रतिशत के साथ किसको कितनी सीटें मिली थी। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो गुजरात चुनाव में कम वोटिंग का जिक्र किया जा रहा है, तो यह किसे फायदा और किसे नुकसान, इसी का हम जिक्र कर रहे हैं। ब्रेक से पहले तमाम सवाल थे और सवालों के जवाब तलाश रहे थे। सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। गोपाल जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं, दूसरे हिस्से की। जरा आंकड़ों का जिक्र भी कर लेते हैं। 2007 का मैं आंकड़ा देख रहा था, लगभग 60% के आसपास मतदान हुआ। जीत बीजेपी की हुई 117 सीटों के साथ। 2002 में निगम जी और भूदेव जी सुनिएगा, 2002 में 62% के आसपास मतदान हुआ और बीजेपी को सीट मिलती है 127। यह वो वक्त था जब गुजरात दंगे हुए थे। 60% मतदान हुआ, बीजेपी को 117 सीटें मिली। 62% हुआ, 127 सीटें मिली। इसके मायने क्या हैं गोपाल जी? सर, उस टाइम जो एक वो था, जब गोधरा कांड या गुजरात कांड जो भी हुआ था, उस टाइम जो हुआ था, उस टाइम भी 60-62% ही आप बता रहे हैं कि उस टाइम हुआ था वोटिंग परसेंटेज, राइट जी। तो उसके हिसाब से अगर आप उसके बाद जो है शासन जो बीजेपी का देखा, वहां की जनता ने, ये सब जानते हैं कि जब बीजेपी आई है वहां पे, उससे पहले वहां पे इतिहास है और वो पूरा का पूरा आप चाहें तो कहीं पे भी पढ़ भी सकते हैं, सोशल मीडिया पे बिखरा पड़ा है कि जब बीजेपी वहां पे आई उससे पहले वहां पे गुजरात में दंगे होना और लड़ाई झगड़े होना और दुर्दशा वहां की आम बात थी, ठीक है। और ये चीजें जो उस टाइम कौन की सरकार थी जब बीजेपी आई थी, ये भी सब दुनिया जानती है। अब पिछले कई सालों से जब से बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, 60 या 62%, यानी कुल मिला के आप मुझे ये समझा रहे हैं वोटर जिसका भी निकला हमारा ही। दैट्स इट।
ओके भूदेव शर्मा, भूदेव शर्मा, ये मैं वही बात कह रहा आ रहा हूं आपके पास गोपाल जी, आ रहा हूं, एक रिएक्शन ले रहा हूं जल्दी से। भूदेव शर्मा, ये आज जो रोड शो निकला, डर तो नहीं लगा देख के? प्रधानमंत्री का रोड शो था। तिलक जी, मैंने अभी कहा कि आपने पूछा कम वोटिंग परसेंटेज हुआ। इनकी इतनी सभाएं हुई, इनकी 27 साल से सरकार है, इतना इनके स्टार प्रचारक, पूरे मंत्री, पूरा कैबिनेट, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, सब लोगों की इन्होंने घर घर जाकर के प्रचार, इतना कुछ करने के बाद अगर इतना कम वोटिंग परसेंटेज अगर हो रहा है तो गुजरात की जनता का विश्वास टूट रहा है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि ये पन्ना प्रमुख जो है ये अपने वोटर को ही लेकर आए हों, है ना? नहीं, मैं वही अब कांग्रेस वाले नहीं लेकर आ पाए, ये भी हो सकता है। नहीं तिलक जी, ये बात तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान से लीजिए, अमित शाह जी के बयान से जानिए, जो ये कहते हैं कि इनके कार्यकर्ता घर घर तक। गोपाल जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। गोपाल जी, इतने डरे हुए हैं ये लोग, कभी अगर वोटिंग परसेंटेज इनके पक्ष में था तो क्या ये वापस आज उसी ट्रैक पर नहीं आ गए? जो ये हम लोग और आप लोग चर्चा करते थे, बार ये कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक उतार दिए, ये वो उतार दिए, ये खुद डरे हुए हैं स्टार प्रचारकों से, मोदी जी से, सब लोगों से। इसी वजह से बार बार ये रिपीटेडली, इनके पास और कोई शब्द ही नहीं है, बार बार ये यही बात बोल रहे हैं। इनको पता है कि वहां पे इनकी स्थिति बिल्कुल खत्म ही है, जैसे पूरे देश में से खत्म हुई है वैसे गुजरात में से भी ये खत्म है। ये निश्चित बात है, पहले से ही खत्म है, पूरी तरीके से अब खत्म है। बाकी मैं अब दोबारा से आपको वही रिमाइंड कराना चाहता हूं, जब 60% या 62% पड़ी थी, ये उस टाइम की बात है जब गोधरा कांड वगैरह हुए थे। आज 52, 54, 55% है, तो बहुत अच्छी परसेंटेज है। और वो सारा का सारा वोटर जो है और पूरा बीजेपी कैडर का ही है, क्योंकि जनता आज की तारीख में पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वोट जो हमारे बीजेपी शासन में हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। परिवर्तन होता या बहुत कुछ बड़ा बात होती तब पब्लिक निकलती है। अभी सर ने एक ने बोला भी ये बात कि जहां जिस प्रदेश में परिवर्तन होता है या जिस प्रदेश में सत्ता का बदलाव होता है, वहां पे वोटिंग परसेंटेज हमेशा बढ़ जाती है। ऐसा ही है क्या निगम जी, जो बात गोपाल जी कह रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं। अभी कल से मेरे को कई अलग अलग पत्रकार साथियों ने पूछा कि साहब आप पंजाब के मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री वहां गए हुए हैं। अब आप ये प्रश्न पूछे, ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा के जो लोकल लीडरान हैं इनके उनको जाकर के कहना चाहिए गुजरात मॉडल है। जब उस मॉडल को आप पूरे जो है देश में बेच रहे हो, तो अब विधानसभा के चुनावों में प्रधानमंत्री महोदय भी नहीं बेच रहे हो, मतलब मैं समझा नहीं भाई, आप भी तो दिल्ली मॉडल की बात करते हो, तो आप बेच रहे होते हो क्या? नहीं, हम दिल्ली मॉडल को जो है, एक विधानसभा का चुनाव, एक मुख्यमंत्री जा रहा है दूसरे राज्य में, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन प्रधानमंत्री महोदय पूरे देश के। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए? किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए? नहीं, जब जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आप दिल्ली में बैठ करके पूरे देश को देख रहे हैं, किसी ने पूछा सवाल? हमसे तो कई लोगों ने पूछा, कई पत्रकारों ने पूछा, तब पंजाब के मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं और पंजाब में संगरूर में यह हो गया। ओके गोपाल जी, जल्दी से आप रेट करिए, फिर उसके बाद अमिताभ जी आपके पास आ रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है, आपको सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त है, गुजरात मॉडल है, हमने काम तो किया ही है 27 सालों में। अब कोई फौज उतारने की क्या जरूरत है? यूपी का भी चीफ मिनिस्टर, एमपी का भी चीफ मिनिस्टर, असम का भी चीफ मिनिस्टर, सारे सांसद, मतलब जो आपका गुजरात मॉडल है। अगर वहाँ पे सारे सांसद पहुंचे, सारे मोदी जी खुद पहुंचे, तो अभी 2 स्टेट में केवल इनकी सरकार बनी है, वो भी बनी हुई है। वहाँ 2 स्टेट के कौन कौन लोग वहाँ पे पहुंचे गुजरात में, जरा ये बताएंगे? भगवंत मान से लेकर और अरविंद केजरीवाल तक वहीं पे डेरा डाल के पड़े हुए हैं। वो क्यों पड़े हुए हैं वहाँ पे? अपनी स्टेट में क्यों नहीं है वो लोग? क्यों अपने स्टेट को नहीं संभाल रहे हैं? और रही बात गुजरात मॉडल की, तो गुजरात मॉडल में आज की तारीख में कई वहाँ पे खालिस्तानियों के नारे नहीं लग रहे हैं। पंजाब में जुम्मे 4 दिन नहीं बने हुए सरकार बनी हुई और वहाँ खालिस्तानियों के नारे लग रहे हैं। खालिस्तानी वहाँ पे झंडे लेके घूम रहे हैं इधर से उधर, और ये बात करते हैं गुजरात मॉडल की। गुजरात मॉडल बनाने के में पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
खालिस्तानियों के पंजाब में वहां पे नारे लग रहे हैं। अभी वहां पे कुछ दिन पहले वहां पे उनको मार दिया गया गोली सरेआम, जबकि पुलिस वहां पे बैठी हुई थी, खड़ी हुई थी, और वो वहां पे थे हिंदू संत को वहां पे मार दिया गया। ये तो पंजाब के हालात हो चुके हैं अब। और ये बात करते हैं गुजरात मॉडल की। गुजरात मॉडल को इंप्लीमेंट करवाने के लिए और बनाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम करना पड़ेंगे। अब ये बात करें गुजरात मॉडल के लिए। दिल्ली मॉडल की बात जहां तक है, दिल्ली मॉडल को देख लें जाके। अब छोटा सा मैंने दिन में भी एग्जाम्पल दिया था, शर्मा जी मुझे एक बात बताइए ना शर्मा जी, मैं एक बात समझना चाह रहा था। देखिए गुजरात मॉडल है, समझिएगा इस बात को, गुजरात मॉडल है। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा ये तस्वीरें जो चल रही हैं प्लीज एक बार फुल फ्रेम करिएगा। ये जो तस्वीरें हैं ये देश के प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें प्लीज प्ले करिएगा। और जो तस्वीरें जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इसमें दिखाई नहीं दे रही हैं सर। सर मैं बता देता हूं, रोड शो की तस्वीरें हैं, देश के प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें आज की होंगी ना सर? बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीरें हैं सर, बिल्कुल लेटेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी प्लीज स्क्रीन पर। गोपाल जी सर, मैं एक बात समझना चाह रहा था कि जब गुजरात मॉडल है, और ये गुजरात मॉडल कोई नया मॉडल नहीं है, इसी मॉडल के आधार पर बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची, देश के प्रधानमंत्री। जी सर। चुनाव में 4 घंटे का रोड शो, 16 सीटों पर पूरी तरह से जोर, 50 किलोमीटर तक ग्रैंड मेगा शो। आपके सांसद, आपके मंत्री, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से लेकर असम, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पूरी जान झोंक दी, वो भी गुजरात मॉडल में। यह समझ में नहीं आया सर, देश के प्रधानमंत्री इतना लंबा रोड शो कर रहे हो जबकि आप लोग कह रहे कि हम लोग जीत रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं सर, एक बात बताइए, आपको इससे आपको क्या लगता है? आपको ये कि आप अभी मैंने इस बात का जवाब दिया था और फिर मैं ये दे रहा हूं कि इससे हम लोगों को अभी हमको आपको क्या लगना चाहिए और क्या समझना चाहिए? नहीं मैं पूछ रहा हूं सर, ये आप तो कह रहे ना आप आराम से जीत रहे हैं, तो फिर पूरी की पूरी जान फूंक दी आपने। बस यही शब्द पे मैं बोलना चाहता हूं सर, हम आराम से जीत रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आराम नहीं कर रहे हैं। ना हमारे नेता आराम कर रहे हैं, ना हमारा सर्वोच्च जो ऊपर नहीं, तो फिर आपको टेंशन किस बात की जब आप चुनाव जीत रहे हैं? तो सर चुनाव जीत रहे हैं तो इसका मतलब क्या हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होके वहां पे कुछ करें ही ना, अपना कोई रोड शो ना करें, अपनी जनता के बीच में ना जाएं, जनता को से कनेक्ट ना करें? मतलब देश के प्रधानमंत्री प्रचार करेंगे, नॉन स्टॉप करेंगे, लगातार करेंगे, कांग्रेस के नेता नहीं करेंगे, लेकिन आप करेंगे, आप ये कह रहे हैं? वो देश के प्रधानमंत्री होने से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बहुत अच्छी बात है, यानी जनता से कनेक्ट होने में विश्वास करता है, यानी मोदी जी भी जनता से कनेक्ट कर रहे हैं अपने। ओके अमिताभ ठाकुर जी, क्या है सर? ओके अमिताभ ठाकुर जी, एक पार्टी कहती है कि हम जो है चुप छुप प्रचार कर रहे हैं, गांव गांव प्रचार कर रहे हैं, दिखाया नहीं जा रहा, और दूसरा कह रहे हैं कि हम तो कोई टेंशन नहीं है लेकिन फिर भी हम प्रचार करेंगे। अमिताभ जी। जी मेरी आवाज आ रही है जी प्लीज कंटिन्यू। गुजरात में मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही। सर आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूं। भूदेव शर्मा जी रिएक्ट करना चाह रहे थे गुजरात मॉडल को लेकर, मुस्कुरा रहे थे, फिर संजीव जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए भूदेव जी। तिलक जी, मैं वही बता रहा हूँ कि गुजरात मॉडल, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ गुजरात मॉडल क्या है। क्या है गुजरात मॉडल? वो है जिसमें 6,500 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया। गुजरात मॉडल वो है जहाँ नकली स्कूल में जाकर के मोदी जी को अपना फोटो खिंचवाना पड़ा। गुजरात मॉडल वो है कि जिस अडानी पोर्ट पर गुजरात पुलिस ने ड्रग्स को पकड़ने का काम किया, वहाँ CISF लगा दी गई, जहाँ आज तक कुछ नहीं पकड़ा गया। गुजरात मॉडल वो है जहाँ मोरबी में 150 से अधिक लोगों की जान चली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी प्रचार करने में व्यस्त रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। गुजरात मॉडल वो है जहाँ पर शराबबंदी होने के बावजूद नकली शराब पी करके 11वीं या 12वीं घटना थी ये लट्टा कांड की, जिसमें इतने लोगों की जान चली गई। ये मुद्दे रहेंगे गोपाल जी, जो बात भूदेव जी कह रहे हैं। तो जो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। गुजरात मॉडल वो है कि जब कोई विदेश से कोई उनके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते हैं तो
सड़कों को दोनों ओर से पर्दों से ढक दिया जाता है, ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल वो है कि जो आप गोपाल यहाँ की शर्मा जी। सड़कों को देखेंगे, आज गांवों में वोट करने का इन्होंने विरोध किया है लोगों ने, ये गुजरात मॉडल है। तो ये जो गुजरात मॉडल करते हैं वो सब लोग आज पूरा देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और सत्य प्रमाणित हो चुका है कि इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब प्रचार में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज इतना गिर गया, तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि जनता जान चुकी है और इनको खदेड़ने का काम करने वाली है। ओके, जल्दी से गोपाल शर्मा जी, फिर मैं संजीव जी आपके पास आ रहा हूँ। सर, जो ये बार बार एक तो कहते हैं कि अडानी पोर्ट पे पकड़ा गया ड्रग, अडानी पोर्ट पे पकड़ा गया ड्रग, जो ये बात को अननेसेसरी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, ये अफवाहें फैलाने की बातें करते हैं, और इन्हीं अफवाहों के बल पे ये पिछले 70, 60, 70, 65 सालों तक करते रहे। अरे सर, इन्होंने अडानी पोर्ट पर ड्रग्स नहीं पकड़ा गया क्या? ड्रग्स नहीं पकड़ा गया पोर्ट पे जो ड्रग पकड़ी गई, अगर वो अडानी पोर्ट पे जो ड्रग पकड़ी गई तो वो, अगर वो गुजरात था इस वजह से पकड़ा गया, अगर वो राजस्थान होता तो पकड़ा नहीं जाता, ये कांग्रेस शासित प्रदेश होता तो बिल्कुल नहीं पकड़ा जाता, चुपचाप निकल गया होता, जैसा कि होता रहा है। अब गुजरात मॉडल था, अडानी पोर्ट पे जो आया वो विदेशों से आया और वो वहां पे पकड़ा गया। अगर इनके कांग्रेस शासित प्रदेश होता तो कभी पकड़ा नहीं जाता और वो चुपचाप निकाल दिया जाता। एक पुड़िया के लिए दूसरी बातों पे नाटक हुआ था, दूसरी बातों पे आइए, अगर इतना ही खराब मॉडल था, वो लाखों अरबों रुपए का ड्रग्स पकड़ा जाता है तो उस पर चर्चा तक नहीं है। 27 सालों से जनता ने बीजेपी को वहां पे सर आंखों पे बिठा के रखा है और गुजरात बना दिया आपने, यहाँ पे बिठा के रखेंगे, ये निश्चित बात जान लीजिए। अगर फिर से बात वहीं पे आती है, इनकी बात समझ में आ नहीं रही है, अगर ये परिवर्तन करवा सकते हैं और इतना ज्यादा वो होते तो वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई चली जाती। गोधरा कांड जैसी जगह बात तो सही है भूदेव जी की नहीं? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर था वो इनसे बहुत नाराज है, और वो ये जान चुका है कि केवल हमको बरगलाने का काम किया गया, और इसके अलावा का काम तो भी आज तक कांग्रेस ने ही करा है, हमेशा से। आज राजस्थान की दुर्दशा देख लीजिए, आप राजस्थान की दुर्दशा देख लीजिए, जहाँ की दुर्दशा देख लीजिए, कांग्रेस शासित प्रदेशों की जनता बात करना चाहती है दलितों को लेकर के, जनता बात करना चाहती है विकास को लेकर के, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने प्रदेशों की स्थिति तो देख लेंगे पहले कि कांग्रेस ने क्या सत्यानाश मार रखा है प्रदेशों का, अपने कांग्रेस शासित प्रदेशों का क्या हाल मचा हुआ है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में जो विकास हो रहा है उसी के आधार पर गुजरात की जनता से वोट मांग रहे हैं। सुबह से शाम तक ट्विटर पे चलते रहते हैं कितने विकास हो रहे हैं राजस्थान पे, जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनके सारे विकास सारे दिन दिखाई देते रहते हैं, सारे दिन उस पर आते रहते हैं। अगर आप कहें तो आप अपना नंबर भेज दीजिए, मैं सारे लिंक भेज दूंगा आपको सुबह से शाम तक के, कम से कम 200 लिंक होंगे। इतने विकास हो रहे हैं कांग्रेस शासित प्रदेश में, आपको भी बता दूंगा, आप मुझसे परसेंट टू परसेंट डिबेट कर लेना। आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर के जितने भी विकास कार्य हुए, जितना लोगों को रोजगार दिया गया है, ये सारा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जितने विकास कार्य हुए हैं बता चुका हूँ। लेकिन आज जो गुजरात, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतना टाइम हो गया, नहीं, मैं एक बात से एक बात, संजीव निगम जी लास्ट इतने टाइम से ये डिबेट में 50 मिनट हो गए, क्या इन्होंने गुजरात मॉडल के बारे में कुछ बताया कि क्या है गुजरात मॉडल? अच्छा हो गया ना, आप एक मिनट प्लीज, बताने की जरूरत नहीं, प्लीज एक मिनट संजीव निगम जी, पहले संजीव निगम जी फिर अमिताभ जी के पास आ रहा हूँ। तिलक जी, जो अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे, गुजरात में प्रधानमंत्री को जाने की आवश्यकता थी नहीं, अगर ये भयभीत नहीं होते, ये डरे हुए नहीं होते। अरे भाई, इनका प्रदेश अध्यक्ष है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या प्रदेश अध्यक्ष? अगर दिल्ली मॉडल को इतना ही बढ़िया था जिसको कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इंटरनेशनल स्कूल बन रहे हैं, टॉयलेट को इंटरनेशनल स्कूल में शामिल कर करके किया जा रहा है, तो वो अगर इम्प्लीमेंट होते तो केजरीवाल को जाने की जरूरत ही नहीं थी वहां पे। अब इनसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, इनसे खुला सवाल मैं ये पूछता हूँ निगम जी से, मुझे निगम जी ये बताइए कि इंटरनेशनल स्कूल थे तो वहां के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी और उनके जो शिक्षा मंत्री हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे? अच्छा एक सेकंड प्लीज एक सेकंड प्लीज, अमिताभ जी जल्दी से, मैं आपसे समझना चाह रहा था, ये दावों और वादों के शोर में ये कह रहे कि भैया कम वोट, वो उनके सिसोदिया के और केजरीवाल के बच्चे कौन से स्टेट में पढ़े हैं इंटरनेशनल स्कूल को छोड़ के? भाई, अगर ये खौफ नहीं होता हार का,
हार का तो प्रधानमंत्री नहीं थी। हार का अगर जीत का इतना विश्वास होता तो केजरीवाल और निकम वो जब परिवर्तन चिल्ला रहे हैं, वहां जाके रातों दिन जाके क्या हल्ला नहीं मचाते इंटरनेशनल स्कूल? ये सवाल बता दो कि उनके बच्चे कहाँ पढ़े थे? सिसोदिया के बच्चे और अरविंद केजरीवाल के स्कूल के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े हैं? ये बता दो। इंटरनेशनल स्कूल, अंतरराष्ट्रीय स्कूल जो पढ़े हैं, बहुत दिल्ली में जो बन गए हैं, शिक्षा हो गई है, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे? ये बता दो हमें। अच्छा, जल्दी से अमिताभ जी, अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं, ये वोटिंग परसेंटेज का मतलब कम होना बीजेपी के पक्ष में जाना, ज्यादा होना तो भी बीजेपी के पक्ष में जाना, इसी थ्योरी पे अभी भी मैं अटका हुआ हूं। नहीं, ज्यादा होने पे भी उम्मीद यही थी कि बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कैंपेन कर रही है, कांग्रेस ठंडी पड़ी हुई है। आप वहां पे अभी अपना चिंगारी जलाने की कोशिश कर रही है, चिंगारी से ज्यादा वो कुछ नहीं नजर आ रही है। थोड़ा बहुत अगर वो वोट ले भी रही है तो जो साफ पता चला है कि नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। अच्छा, ओके, एक मिनट, एक दिलचस्प तस्वीर, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री का रोड शो था और उस रोड शो के दौरान एक तस्वीर आई। गोपाल जी, वो तस्वीर मैं आप जरा प्ले कर रहा हूं और देश को भी देखनी चाहिए वो तस्वीर, और तस्वीर बेहद दिलचस्प है और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा ये तस्वीर प्ले करिए। देखिए क्या हुआ जब रोड शो निकल रहा था, उसी दौरान एक एम्बुलेंस आई रोड शो में और सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस जो है वो देश के प्रधानमंत्री के काफिले के साथ से निकल जाती है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पे भी खूब वायरल हो रही है और बाकायदा बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी इसे ट्वीट किया गया है। जिस वक्त ये रोड शो चल रहा था, उसी दौरान ये एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस को देखते हुए बाकायदा उसे रास्ता दिया गया और वो एम्बुलेंस वहां से निकल गई। गोपाल जी सर, दरअसल विपक्ष का यह कहना है, प्लीज स्क्रीन पर, विपक्ष ये कह रहा है कि ये संजोग है, ये प्रयोग है, ये क्योंकि हाल ही के तीसरी बार ऐसा हुआ कि देश के प्रधानमंत्री के काफिले के सामने, आगे या पीछे, दाएं या बाएं एम्बुलेंस आ जाती है अचानक। हर बार यही होता है सर। इनको तो मोदी जी आज की तारीख में ना, कहानी ये है कि विपक्ष को आज की तारीख में कोई मुद्दे नहीं है किसी तरीके के। मोदी जी आज की तारीख में छींक भी देंगे ना, तो इन लोगों को यही दिखाई देगा कि अरे यार छींक क्यों दिया उन्होंने, ऐसा क्या हो गया, इन्होंने इसी टाइम क्यों छींका। बाकी रही बात सर एम्बुलेंस की, ये अब आप ये बता दें कि जब इन लोगों के काफिले निकलते थे तो एक आम आदमी जो अगर मर भी रहा हो तो उसको रोड क्रॉस नहीं करने दी जाती। नहीं, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा था, क्या ये देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला नहीं है कि एकाएक एम्बुलेंस आ जाती है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन आज की तारीख में आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री को अपने ऊपर और अपनी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर इतना विश्वास है और इतना उन्होंने कंट्रोल है, उनको हो गया है देश के ऊपर। एम्बुलेंस वाली तस्वीरें प्ले करिए। काफी हद तक कि वो जो है अगर उनके बराबर में से एम्बुलेंस निकल जाती है तो उन्हें डर भय नहीं होता है, और नहीं तो जब इनके नहीं, एम्बुलेंस से किसको डरना चाहिए? नहीं, एम्बुलेंस को तो रास्ता देना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन ये तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस को तो रास्ता देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि एम्बुलेंस को लेकर ये, क्योंकि लगातार एक के बाद एक घटना हो रही है, जब भी देश के प्रधानमंत्री को लेकर एक एम्बुलेंस गुजरती हुई दिखाई देती है, विपक्ष ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला भी है, एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल, वही मैं कह रहा हूं सर आपसे कि आज की तारीख में सुरक्षा एजेंसियों को इतना एम्पावर्ड हो गई हैं, पंजाब में फिर क्या हो गया था कि उन्होंने क्या हो गया था कर लिया। आज की तारीख में कांग्रेस शासन नहीं है जो हर जगह पे वो। ओके, फाइनल कमेंट, ये राहुल गांधी का एक सेकंड, राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है, क्या गुजरात चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं? और प्लीज चलते चलते जल्दी से ट्वीट प्ले करिएगा। यह ट्वीट है, राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 महीनों में कच्चा तेल 25% से ज्यादा सस्ता हो गया, देश में पेट्रोल डीजल के दाम 10 रुपए से ज्यादा घटाए जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने 1 रुपया भी कम नहीं किया। भारत की जनता महंगाई से त्रस्त है, प्रधानमंत्री अपनी वसूली में मस्त है।
ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। फाइनल कमेंट आपका गोपाल जी, क्या ऐसे मुद्दों के आधार पर भी जनता वोट देती है? महंगाई, बेरोजगारी। सर आज की तारीख में जनता सब समझती है कि ये जो फ्री के लालच है, सस्ता है, महंगा है, इन सब के झांसे में जनता अगर आ रही होती तो मोदी जी ने इतने बड़े मार्जिन से जीता नहीं होता। रही पेट्रोल को 10 रुपए सस्ता करने की, 5 रुपए सस्ता करने की, तो सर सस्ता कर इन्होंने 50 रुपए में 60 रुपए में बेचते थे पेट्रोल, और उसके अगेंस्ट क्या किया था इन्होंने? ऑयल तो ये फ्री में होली दिवाली जो सिलेंडर मिलने वाला था सर, वो मुफ्त की रेवड़ी थी कि नहीं? लोन जो है देश के ऊपर कर दिया, जिसको देश आज भी चुका रहा है। गोपाल जी आपने बताया नहीं सर, जारी कर दिए इन्होंने। सर जो दिवाली होली सिलेंडर मिलने वाला था, भूदेश शर्मा जी इसी इंतजार में बैठे हुए थे, इस बार होली दीपावली पे कुछ सिलेंडर आएंगे घर पर, लेकिन आया नहीं, वो कह रहे हैं। सर होली दीपावली पे सिलेंडर मिलने वाला था कह रहे थे भूदेव जी। सर इनको तो हर चीज, कांग्रेस को तो ना सिलेंडर और इनमें ही फंसे रहेंगे। इन पे कोई देश को आगे बढ़ाने के मुद्दे तो है नहीं। ओके, थैंक यू। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जनता को तय करना है कि आखिरकार जनता के मन में क्या है। वोट डाले जनता ने, ये किसके पक्ष में डाले ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन रिकॉर्ड ये बताता है कि बीजेपी हावी रही, कम वोटिंग में भी और ज्यादा वोटिंग में भी बीजेपी के पक्ष में वोट हुआ। तो क्या यह पन्ना प्रमुख की अहम भूमिका रही जो अपने वोटर को बूथ तक लेकर आने में कामयाब हुए? यह तो अब 8 तारीख को पता चलेगा। ब्लैक एंड व्हाइट सवाल है, कम वोटिंग के मायने क्या है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।